प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कुछ थ्योरीज मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट है एल्टन मेयो। एल्टन मेयो और मैंने एल्टन मेयो का नाम हॉथरन एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहले एक्चुअली हम लोग पढ़े थे ना, पहले प्री क्लासिकल मूवमेंट था, फिर क्लासिकल मूवमेंट आया, क्लासिकल मूवमेंट में साइंटिफिक मैनेजमेंट आया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी आया, ब्यूरोक्रेसी आया, फिर आया बिहेवियरल कॉन्सेप्ट। तो मैनेजमेंट के थ्योरीज धीरे धीरे करके डेवलप हुआ। तो जो क्लासिकल मूवमेंट था उस टाइम में फोकस क्या था, एंटायरली ऑन द प्रोसेस, प्रोसेस को कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, काम को करने का तरीका क्या है। वी वेयर ओनली कंसर्न अबाउट साइंस, सिस्टम्स एंड प्रोसीड्यूर्स। वहां पे ह्यूमन नेचर या ह्यूमन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश नहीं की गई, राइट। लेकिन एल्टन मेयो ने फर्स्ट टाइम वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में इन दी शिकागो इन 1924 उस टाइम में क्या किया उन्होंने, ही प्रोवाइडेड अ न्यू इंसाइट इनटू ह्यूमन बिहेवियर। ये जो हॉथरन जो इलेक्ट्रिक प्लांट था, हॉथरन में एक इलेक्ट्रिक प्लांट था जिसको हम लोग नाम ही दे दिया हॉथरन एक्सपेरिमेंट्स। एक्चुअली हॉथरन में एक्सपेरिमेंट्स क्या, इस इलेक्ट्रिक प्लांट में जो शिकागो में था वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। तो एक्सपेरिमेंट किस चीज के ऊपर हुआ था, एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर बोल सकते हो या ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। देखो एक आदमी वो किस कारण से मोटिवेटेड है, उसकी प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज हो रही है या उसकी प्रोडक्शन क्यों डिक्लाइन हो रही है, उसका मेन रीजन क्या है। देखो हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट में फिजिकल चीजों के ऊपर ध्यान दिया कि साइंस ऐसे होना चाहिए, प्रोसेस ऐसे होना चाहिए, चलो उसके इंसेंटिव बढ़ा देते हो वो और अच्छा काम करेगा। बट वी हैव नेवर फोकस्ड ऑन द इशू दैट इज साइकोलॉजिकल, उसको साइकोलॉजिकल क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो एल्टन मेयो ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमन। हॉथरन प्लांट में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया द रिलेशनशिप बिटवीन द physical condition at the workplace and productivity of worker. Financial incentive alone were not causing productivity to improve. उन्होंने देखा कि जितने भी हमारे माने फिजिकल कंडीशंस है, जैसे इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट हुआ था, फिर टेलीफोन वायरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, बहुत तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो इस एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया जैसे इल्यूमिनेशन में रूम में कुछ लोगों, कुछ लड़कियों को, वर्कर्स को, बहुत वर्कर्स में हजारों में से 6 5 6 जन को लिया गया, सिलेक्ट किया गया। उसके बाद रूम, जिस रूम में लोग को रखा गया उस रूम की इंटेंसिटी ऑफ लाइट वॉज इंक्रीज देन डिक्रीज, पहले बढ़ाई गई घटाई गई। तो बढ़ाई गई, देखा गया प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, फिर घटाई गई, फिर भी देख रहा है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। तो प्रोडक्टिविटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ द इल्यूमिनेशन। तो देखा गया द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी। द प्रोडक्टिविटी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, मींस उन्होंने फिर क्या बहुत डिफरेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया और बहुत सारे पैकेजेस दिए, प्लान्स दिए एम्प्लॉइज को अपने खुशी के। लेकिन देखा गया मेन जो उनका एक सेटिस्फैक्शन था कि उन लोग को ग्रुप में उतने लोगों में सिलेक्ट किया गया, एक तो वो सेटिस्फैक्शन था, एक अलग से एक मोटिवेशन था। सेकेंड थिंग, इनफॉर्मल ग्रुप, जो इनफॉर्मल ग्रुप बनते हैं ना उनके जो अपने नॉर्म्स होते हैं, नियम होते हैं, उसमें लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और उससे एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती है। तो एल्टन मेयो ने इस चीज को ऑब्जर्व किया हॉथरन के इलेक्ट्रिक प्लांट में जो ये एक्सपेरिमेंट्स हुए थे कि देखो एक है मैनेजमेंट फॉर्मल एक रूल्स बना दे रहा है, फॉर्मल मतलब एक नियम, स्टैंडर्ड नियम बना दिया, ऐसे ऐसे आपको करना है। बट दैट वाज नॉट परफेक्ट, मतलब उनके लिए वो परफेक्ट नहीं है। उनके हिसाब से देखो जो जो काम करता है उसको उस काम के बारे में पता है। तो हम लोग जब काम करते करते इनफॉर्मल अपने नियम बनाते हैं, नॉर्म सेट करते हैं, वी आर हैप्पी विद आवर रूल्स एंड वी फॉलो इट रिगरसली, हम लोग उसको फॉलो भी करते हैं अच्छे से, ठीक है। सो दिस वाज द मेजर अचीवमेंट ऑफ एल्टन मेयो। तो उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया, ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन को, ह्यूमन मोटिवेशन को। तो इट वाज मेनली यहाँ पर जो मेन फोकस था, द फोकस वाज द इम्पैक्ट ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स, इनफॉर्मल बिहेवियर या इनफॉर्मल ग्रुप्स का जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा होता है। इट इज मोर सिग्निफिकेंट ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के ऊपर इनफॉर्मल ग्रुप का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। इस चीज को ही एल्टन मेयो ने स्टडी किया, ठीक है। इसके बाद हम लोग चेजर बर्नर्ड को स्टडी कर रहे हैं। चेजर, उनका नाम है चेजर आई बर्नर्ड, ठीक है। चेजर आई बर्नर्ड ने एक्चुअली क्या किया था, इन्होंने जो स्टडी किया था एक्सेप्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं
एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। चेजर बर्नर्ड ने जो स्टडी की थी दैट वाज एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। उसका मतलब क्या है, हमने अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट को समझा है। अथॉरिटी मतलब जो मेरे स्पैन ऑफ कंट्रोल, जैसे स्पैन ऑफ कंट्रोल मेरे अंदर कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, कितने लोग हैं, तो वो जो मेरे स्पैन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर मेरी क्या अथॉरिटी है, मैं कितना उन लोग को डेलीगेट कर सकती हूँ काम, कितने ऑर्डर्स उन लोग को दे सकती हूँ, कितने KRAs में उनको सौंप सकती हूँ, तो ये मेरा हो गया। तो मेरी अथॉरिटी है भाई, मेरे 10 लोग हैं, उन लोग दे हैव टू रिपोर्ट टू मी, मेरी अथॉरिटी उनके ऊपर है। लेकिन चेजर आई बर्नर्ड ने क्या बताया कि एक तो कम्युनिकेशन का पहले का फ्लो क्या था, कम्युनिकेशन विल फ्लो डाउन। पहले का जो हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से कम्युनिकेशन विल फ्लो डाउन। डाउन मतलब अथॉरिटी वाइज, ऊपर में जिसके पास अथॉरिटी है ही ओनली विल कम्युनिकेट, नीचे वाले के ऊपर तक कम्युनिकेट करने का कोई रास्ता नहीं था। तो देयर वाज ओनली डाउनवर्ड फ्लो। देखो डाउनवर्ड फ्लो, ऊपर से नीचे आएगा, बट नीचे से अपवर्ड कम्युनिकेशन का कोई, नीचे वाला आदमी लोग ऊपर में कुछ बोल नहीं सकता, अपवर्ड कम्युनिकेशन ऊपर से जो लीडर रहेगा वही बोल सकता है। हाँ, तो सबऑर्डिनेट बेचारा कुछ बोल नहीं सकता, अपने ग्रीवेंसेस किसी के पास रख नहीं सकता, ऐसी हालत थी, ठीक है। पर चेजर आई बर्नर्ड ने फोकस किया दैट एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी इज इम्पोर्टेंट, कि अगर मेरा जूनियर, मेरा जो सबऑर्डिनेट है, वो मुझे एक्सेप्ट करे एज हिज सीनियर, देन ओनली मेरी अथॉरिटी काम करेगी। मे बी फॉर्मली मैं एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर बताऊं, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये 2 लोग हैं मेरे अंदर, ठीक है। अब ये बंदा मुझे रेस्पेक्ट करता है, ये एक्सेप्ट मी एज इज बॉस, तो मैं इसको जो बोलूंगी ये सुनेगा। बट ये आदमी मुझे एक्सेप्ट नहीं करता एज बॉस, तो ये मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, वो क्या करेगा, क्रॉस कर देगा, राइट। ये हो गया एक्सेप्टेंस थ्योरी। अभी आया मैरी पार्कर फॉलेट का कॉन्सेप्ट। मैरी पार्कर फॉलेट ने क्या बताया है, मैरी पार्कर फॉलेट ने कॉन्सेप्ट दिया है पावर विथ रादर देन पावर ओवर। मैरी पार्कर फॉलेट भी एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट थी, उन्होंने भी बिहेवियरल कॉन्सेप्ट के लेकर ही उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने बिहेवियर का मतलब ही आ गया फिर से अगेन, द थिंग विच वी कैन सी, योर एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन, तुम कैसे मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को। बिहेवियरल मतलब ये है ना, तो आपके अंदर कितनी स्किल्स है वो हमें कोई मतलब नहीं है, बट क्या आप ऑन दी जॉब में क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो उसके ऊपर फोकस है। तो मैरी पार्कर फॉलेट ने कॉन्सेप्ट दिया पावर विथ रादर देन पावर ओवर। इसका मतलब क्या, अगर आपको ग्रुप में काम करवाना है, ग्रुप में काम करना है, तो आपके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए टू पावर विथ, मतलब सबको लेके चलने की, ना कि पावर ओवर, मैंने सबको बोल दिया ये काम करो और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें लेकर करना है, सबको लेकर चलना है, ठीक है ना। इसके बाद आया हमारा रेनिस लेकर। रेनिस लेकर ने डिफरेंट कॉन्टिनम दिया। रेनिस लेकर इन्होंने कॉन्टिनम दिया था। कॉन्टिनम मतलब क्या, देखो कॉन्टिनम कैसा होता है, इन्होंने ये कॉन्टिनम उन्होंने स्टडी किया, उसमें एक मैनेजर का जो बिहेवियर होता है इसको 2 पार्ट में उन्होंने भागा, डिवाइड किया। एक है जॉब सेंटर, एक है एम्प्लॉय सेंटर। देखो अब हर मैनेजर यानी लिकट लिकट का हम लोग 4 सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं, तो उन्होंने जो बताया कि हर मैनेजर जो है उसको ये 2 चीजों को लेके चलना है, वो मैनेजर है ये, ठीक है। इन बिटवीन मैनेजर को 2 चीज को लेके चलना है, जॉब और एम्प्लॉय। जॉब मतलब हो गया प्रोफेशनल, एम्प्लॉय हो गया सोशल एस्पेक्ट। अब देखो हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, इसमें 2 एस्पेक्ट है, एम्प्लॉय एस्पेक्ट जिसमें सोशल एस्पेक्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन, सोशल रिलेशन मेंटेन करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और एक हो गया प्रोफेशनल एस्पेक्ट, मतलब आपके टारगेट ओरिएंटेशन, टारगेट फुलफिल करना, ये सब है एस्पेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, रेनिस लिकर्ट ने कहा कि हर मैनेजर जो है वो 2 बिहेवियर उसके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक क्वांटिनम में अगर देखा जाए, एक स्केल में 0 to 100, एक होता है जॉब सेंटर्ड एस्पेक्ट, एक होता है एम्प्लॉय सेंटर्ड एस्पेक्ट, ठीक है। तो अभी दैट एम्प्लॉय कैन बी आइदर, ये जो मैनेजर है ये थोड़ा इस तरफ ज्यादा हो सकता है, इस तरफ जब वो होगा इसका मतलब वो जॉब सेंटर्ड ज्यादा है, प्रोफेशनल ज्यादा है। और अगर वो इस तरफ होता है इसका मतलब क्या होता है, वो एम्प्लॉय सेंटर्ड ज्यादा है, एम्प्लॉय के ऊपर फोकस ज्यादा है, राइट। तो वो किस तरफ है,
उसको बैलेंस करके चलने की जरूरत है, दोनों को इक्वली बैलेंस करने का जरूरत है, ठीक है। अभी रेनिस लिकर्ट का 4 सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, उसमें एक है एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव। एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव मतलब क्या है, ये जो 4 सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट है, ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट रेनिस लिकर्ट। रेनिस लिकर्ट का पहले आपको समझ में आ गया वो कॉन्टिनम रिगार्डिंग जॉब सेंटर्ड और एम्प्लॉय सेंटर्ड। इसके बाद उन्होंने और एक चीज दी थी, दैट इज 4 सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट। ये 4 सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेज करने के 4 तरीके अकॉर्डिंग टू हिम, रेनिस लिकर्ट। उन्होंने एक बताया एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव। एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट, लोगों को एक्सप्लॉयट करना और मतलब जैसे भी करके अपने काम को निकालना, अपने काम से मतलब, दैट इज एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव। फिर हुआ बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव। बेनेवोलेंट में मैं तुम्हारी बात सुनूंगी लेकिन अल्टीमेट डिसीजन मेरा ही होगा, ठीक है। फिर आया कंसल्टेटिव। कंसल्टेटिव में मैं कंसल्ट करूंगी लोगों से, कंसल्ट करूंगी और लोगों से डिस्कशन भी करूंगी, बट फाइनल स्टे अभी भी मेरा ही होगा, फाइनल से। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में मैं पार्टिसिपेट करवाती हूँ लोगों को, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो कंबाइंड प्रोसेस में जाता है। एक्चुअली ये सब क्या है, जो सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये मेनली दिस टॉक्स अबाउट दी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जैसे मैं आप लोग से काम करवा रही हूँ, आप लोग का कोई से नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, तो वो कैसे कैसे मतलब आप लोग का भी से आने लगा, ठीक है, वो है। इसके बाद जो है डॉगलस मैकग्रेगर, डॉगलस मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ठीक है। देखो डॉगलस मैकग्रेगर ने ये 2 थ्योरी दी है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ठीक है। थ्योरी एक्स मतलब एक्चुअली ये जो 2 थ्योरी है, ये क्या है, ये 2 कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग दी परसेप्शन ऑफ अ मैनेजर टुवर्ड्स हिज सबऑर्डिनेट। एक मैनेजर जो है उसकी परसेप्शन कैसी है अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए। इसमें एक है थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स बताता है कि जो मैनेजर्स है वो बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप का है, बहुत ही कन्फाइंड या ट्रेडिशनल है, उनको उनके हिसाब से कोई भी वर्कर जो है वो काम नहीं करना चाहता। पीपल आर ओनली मोटिवेटेड बाय मनी, पीपल डिसलाइक वर्क, पीपल डज नॉट लाइक टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर अकॉर्डिंग टू हिम। और थ्योरी वाई ऑन द कॉन्ट्रारी एक थोड़ा क्या बोलते हैं, अच्छा व्यू लेकर आता है। उसके हिसाब से लोग जो है, पीपल आर मोर सेल्फ डिसिप्लिन, मोर सेल्फ डायरेक्टेड, पीपल वुड लाइक टू टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मनी इज नॉट द ओनली मोटिवेटिंग फैक्टर। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई इस तरीके से 2 कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे हैं। मतलब ये एक मैनेजर जो है, दिस इज द मैनेजर, उसकी जो क्या बोलते हैं परसेप्शन है, तो ये वाला परसेप्शन हैप्पी परसेप्शन है, ये मैं सैड बोल दूं पहले, थ्योरी एक्स। और ये है थोड़ा अच्छा मैनेजर जो आज की डेट में मिलता है आप लोगों को देखने, हैप्पी मैनेजर, ठीक है। थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, ठीक है। इसके बाद है इसके बाद जिसका नाम मैं लेने जा रही हूँ, ही इज मिस्टर हर्बर्ट ए सिमन। हर्बर्ट ए सिमन। हर्बर्ट ए सिमोन ने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताया। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, देखो मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज वी ऑल नो। जब आप मैनेज कर रहे हो तो आपको डिसीजन लेना ही है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को उन्होंने 3 भाग में डिवाइड किया। क्या है, फर्स्ट इज एन इंटेलिजेंस एक्टिविटी। उन्होंने क्या बताया कि डिसीजन मेकिंग इज एन इंटेलिजेंस एक्टिविटी। नॉर्मल सी बात है, हमें पता है कि डिसीजन जब आपको लेना है तो आपके इंटेलेक्ट का आपको यूज करना है, दिमाग को यूज करना है। सेकेंड उन्होंने बताया इट्स अ डिजाइन एक्टिविटी। डिजाइन मतलब मैनेजमेंट में बहुत डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत तरह की चीजों को लेके चलना है, तो वी ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशंस टू दैट प्रॉब्लम, दैट इज अ डिजाइन एक्टिविटी, ठीक है। एंड थर्ड इज द चॉइस एक्टिविटी। उन्होंने क्या बताया, चॉइस। अब ऑल्टरनेटिव्स बहुत हैं, तो आप अपने इंटेलेक्ट का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से यू मेक अ चॉइस, ठीक है। तो देखो डिसीजन मेकिंग एक्चुअली 3 स्टेप चॉइस, 3 स्टेप प्रोसेस ही है, राइट। अब उन्होंने और एक चीज बताया डिसीजन को, डिसीजन कैन बी ऑफ 2 टाइप। एक है रैशनल डिसीजन, जो होता है हम लोग जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, इट कैन बी रैशनल एंड इरैशनल। देखो रैशनल मतलब क्वाइट लॉजिकल सिस्टमेटिक एक प्रोसेस में जा रहे हैं हम लोग,
तो रैशनल वे में या लॉजिकल वे में जाते हैं. बट एवरी टाइम अवर ऑल लॉजिक्स और ऑल डिसीजन मेकिंग्स आर नॉट लॉजिकल और वी कैन से रैशनल. कभी कभी हम लोग लेस देन ऑप्टिमम, इतना मिल सकता था उतना नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे यही सेटिस्फाइसिंग लग रहा है, उसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं. उसको उसका दूसरा नाम बाउंडेड रैशनलिटी या सेटिस्फाइसिंग मॉडल भी बोलते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. जैसे मैं टाटा मोटर्स में जॉब करती थी डेप्यूटी मैनेजर एचआर का. तो आई यूज टू गेट अ वेरी हायर पे और अदर फैसिलिटीज. तो तुम बोलोगे मैम वो छोड़ के आप क्यों पढ़ा रही हैं. तो मैं बताया मुझे ये पसंद है, मेरे घर को भी देखते हुए अपनी फैमिली को देखते हुए मैं ये कर सक रही हूँ. तो दिस इज सेटिस्फाइसिंग. और मैंने अपनी एक बाउंड्री क्रिएट कर ली कि भाई मैं अपने टाइम के हिसाब से पढ़ाऊंगी, अपने हिसाब से करूंगी. दिस इज नो डाउट एन अंडर ऑप्टिमम. ऑप्टिमम नहीं है ना, ऑप्टिमम कैन बी द बेस्ट सिचुएशन वेयर आई वुड बी वर्किंग एज अ सीनियर एचआर मैनेजर और अ जीएम. लेकिन मैं वहां को छोड़ के, तो मतलब मैं जब लेस देन ऑप्टिमम में रहती हूँ और अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती हूँ, नो डाउट इट इज इरेशनल. बट डिसीजन मेकिंग में हर वक्त रैशनल या लॉजिकल काम नहीं होता. तो इरेशनल पे जब हम आ जाते हैं उसमें कभी हम उसको बाउंडेड रैशनलिटी मॉडल बोलते हैं या सेटिस्फाइसिंग मॉडल बोलते हैं. इसके बाद और एक मॉडल है जिसको हम लोग गार्बेज कैन मॉडल बोलते हैं, जिससे आप लोग को क्वेश्चन भी आता है. गार्बेज कैन मॉडल जो सडन अनप्रोग्राम डिसीजंस होते हैं ना, कोई अचानक से विदाउट एनी प्लानिंग हमने कुछ डिसीजन ले लिया, उसको बोलते हैं गार्बेज कैन मॉडल. ठीक है, ये शॉर्ट करके मैंने थ्योरिस्ट के बारे में बताया, और भी है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे.